हेलो बच्चों, आज फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जिसे मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज कर्मधारय समास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए कर्मधारय समास को जानते हैं क्या है। तो जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो पदों के बीच में के समान है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, समस्त पद है भला मानस, तो विशेषण विशेष यहाँ क्या हुआ, भला और मानस। मानस है जो विशेष्य हो गया और भला है जो विशेषण हो गया। इसका हम समास विग्रह करते हैं तो आएगा भला है जो मानस। नीलांबर, नीला है जो विशेषण हो गया और अंबर है विशेष्य हो गया। नीला है जो अंबर। काली मिर्च, काली विशेषण हो गया और मिर्च विशेष हो गया। काली है जो मिर्च। पीतांबर, पीत है जो अंबर। पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब होता है कपड़ा, यानी पीला है जो अंबर। कुछ भी लिख सकते हैं, पीला है जो अंबर या पीत है जो अंबर। इसमें पीत है विशेषण, अंबर है विशेष्य। श्वेतांबर, श्वेत विशेषण हो गया और अंबर विशेष हो गया। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और अंबर मतलब कपड़ा। श्वेत है जो अंबर। महादेव, महान विशेषण, देव विशेष्य हो गया। महान है जो देव। महात्मा, महान है जो आत्मा। महान हो गया विशेषण, आत्मा हो गया विशेष। यानी कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होते हैं और उपमान और उपमेय होते हैं। उपमान उपमेय किसे कहेंगे बेटा, ये समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ उपमान, जिससे तुलना किया जाए, कोई वस्तु का किसी से तुलना किया जाए, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसको किसी से तुलना किया जाता है, उसे हम कहते हैं उपमान। और जिसकी तुलना किया जाए, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं उपमेय। ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे होता है। समस्त पद में कमल नयन है, तो कमल हो जाएगा उपमान और नयन हो जाएगा उपमेय। कैसे, कमल के समान नयन। यहाँ देखिए कि कमल से तुलना किया जा रहा है नयन का, यानी नयन जो है किसके समान है, कमल के समान। तो कमल हो गया उपमान और नयन हो गया उपमेय। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख। चंद्र हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। विद्याधन, विद्या रूपी धन, यानी कि विद्या हो गया उपमान और धन हो गया उपमेय। विद्या रूपी धन। घनश्याम, घन उपमान और श्याम उपमेय। घन के समान श्याम, यानी कि श्याम का तुलना किया जा रहा है घन से कि उसके समान हैं। कर कमल, कर रूपी कमल, यानी कमल के समान है कर, तो कर हो गया उपमान और कमल हो गया उपमेय। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ हो गया उपमान, रत्न हो गया उपमेय, यानी ग्रंथ रूपी रत्न। चरण कमल, चरण हो गया उपमान और कमल हो गया उपमेय, यानी कमल के समान चरण। अगर हम समास विग्रह करते हैं तो कमल के समान नयन। इस तरह से ये बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ उपमेय किसे कहेंगे और उपमान किसे कहेंगे। यहाँ लिख दिया है कि विशेषण किसे कहेंगे और विशेष किसे कहेंगे, लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तो बस यही लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है। समस्त पद लिखेंगे और भला है जो मानस समास विग्रह लिखें बस। अब चलते हैं चौथा, दिग्गु समास। चौथा नंबर पे कौन आएगा, दिग्गु समास आएगा। दिग्गु समास किसे कहेंगे, दिग्गु समास का पहला पद संख्यावाचक तथा समस्त पद समूहवाचक होता है। दिग्गु समास का पहला पद यानी पहले वाला पद शब्द क्या होगा, संख्या में आएगा, 1 2 4 5 10 100 करोड़ इस तरह से, और समस्त पद उस समूहवाचक कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये हो गया समस्त पद
और ये हो गया समास विग्रह। तो दोपहर, देखिए दो पहरों का समूह यानी कि दो संख्या है और इसमें दोपहर हो गया क्या, समस्त पद हो गया समूहवाचक। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। पंजाब, पांच आवों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह इत्यादि। इस तरह से जिसमें भी अगर आता है नंबर अंक में तो वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पांचवा में आ जाएगा द्वंद्व समास। पांचवा में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे? तो द्वंद्व समास में जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा है, द्वंद्व मतलब होता है दोनों। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। पहले जितने भी मैंने पढ़ा तो क्या हुआ उसमें कि द्वितीय पद प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है, लेकिन द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों सेम सेम होता है, बराबर, कोई में कमी या कोई में ज़्यादा नहीं होता है, दोनों बराबर, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। इस समास में दोनों पद विलोम होते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे यहाँ देखिए राधा कृष्ण, ये भी क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण जो है समस्त पद है, ये समास विग्रह है। तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों अपोजिट हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। ठीक है। नदी नाले, नदी और नाले ये भी दोनों देखिए कि अपोजिट वर्ड है। क्या, एक नदी है और एक नाला है। जल और थल, जल थल, जल और थल, जल एक हो गया जल और थल हो गया जमीन। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। ठीक है। भाई बहन, भाई और बहन। पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम दोनों है ना अपोजिट, एक पूरब है एक पश्चिम है। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। यस अपयस। प्रजा प्रजा, ये सब आप लोग खुद से करेंगे। राजा प्रजा, राजा रंग, राम लक्ष्मण, पाप और पुण्य, इतना आप लोग खुद करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा इसका समाग्रह। अब चलते हैं छठा समास क्या है। छठा है और ये अंतिम है, बहुब्रीहि समास। इस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर समस्त पद अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हैं। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा कि द्वंद्व समास पढ़ा था जिसमें दोनों पद प्रधान होते थे, दोनों सेम बराबर होते थे। अब इसमें कि दोनों कोई प्रधान नहीं है, दोनों पद में से कोई प्रधान ना होकर तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। क्या, तीसरे समस्त पद अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध, किसी अन्य संज्ञा का बोध कराता है, वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये समस्त पद हुआ और ये समास विग्रह हुआ। तो यहाँ है विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात जब भी इसका हम समास विग्रह करते हैं बहुब्रीहि समास का, विषधर, विष को धारण करने वाला, तो उसमें अर्थात शब्द आता ही आता है। अर्थात क्या, कौन धारण करता है विष, यानी सर्प धारण करता है। सर्प के पास ही विष रहता है, इसलिए उसे कहेंगे सर्प। गजानन, गज के समान आनन है जिसके, अर्थात कौन, गणेश। गज के समान यानी हाथी के सूंड के समान होता है ना उनका मुख, इसीलिए गणेश, गणेश जी को ही हम गजानन कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर भी हम किसे कहते हैं, गणेश जी को। इधर किसी का पेट बड़ा रहेगा उसको हम लंबोदर नहीं कहेंगे, बस क्या, गणेश जी को ही हम कहेंगे लंबोदर। घनश्याम, घन के श्याम है जो, अर्थात कौन है, कृष्ण है। घन के समान मतलब बादल के समान, श्याम काला, कौन है, कृष्ण। तो ये भी हो गया बहुब्रीहि समास। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान एक ही होगा प्रधानमंत्री, अर्थात कोई विशेष एक ही व्यक्ति रहेगा, वही होगा प्रधानमंत्री, यानी कि व्यक्ति विशेष। ये भी आ जाएगा बहुब्रीहि समास में। तिरंगा, तीन रंगों वाला है जो, अर्थात भारतीय झंडा। यहाँ देखिए ये तीन रंगों वाला, यानी कि ये पहला शब्द क्या है,
संख्यावाची है तो संख्यावाची में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? बहुब्रीहि समास में आ गया। यहाँ क्यों आया? इसको हम जब समास विग्रह करते हैं तो इसको अर्थात करके हम लिख देते हैं भारतीय झंडा, तो ये हो जाता है बहुब्रीहि समास में। लेकिन बस हम इतना ही छोड़ देंगे, तीन रंगों का समूह करके अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा द्विगु समास में। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, नाद मतलब होता है शोर करना, आवाज, गड़गड़ाहट। मेघ के समान नाद करना अर्थात रावण का पुत्र मेघनाद थे, वो एकदम बिल्कुल मेघ के समान गरजते थे, इसीलिए उनको मेघनाद नाम रखा गया था। आज समास खत्म हुआ। आशा करती हूँ कि आप सबको समास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ कुछ समास से जुड़े प्रश्न दूंगी जिसे आप हल करेंगे और बताइएगा कमेंट करके कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा। तो देखिए आगे, तो यहाँ देखिए कि यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समास वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।